दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। संसद के मानसून सत्र का आखिरी से जस्ट पहले वाला दिन आज था और आज ये लग रहा था कि शायद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच उस एक मुद्दे पर सहमति बन जाए जिस मुद्दे पर 20 जुलाई के बाद कोई सहमति ही नहीं बन रही थी। और वो मुद्दा था कि सरकार अपना कोई बयान दे सके, पार्लियामेंट के अंदर दर्ज हो जाए कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन सरकार इसको आज भी अमली जामा नहीं पहना सकी। अब अमली जामा नहीं पहना सकी, इसके लिए जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू और गृह मंत्री अमित शाह, ये सारे लोग अपोजिशन को कोस रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि वे जिम्मेदार हैं कि हमको नहीं बयान देने दिया। लेकिन मैं या कोई भी आदमी पूछ सकता है कि भाई कौन सा ऐसा मैकेनिज्म खोजा गया, कौन सा ऐसा तरीका खोजा गया जिससे कि आप 20 जुलाई की घटना का 12 अगस्त को कोई बयान दे सकें। क्या कोई बात, डायलॉग, कोई संवाद विपक्ष के साथ हुआ कि उसका रूप क्या होगा डिस्कशन का, कैसे आप बयान देंगे, क्या फॉर्मेट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसी मुद्दे पर सारी फजीहत हुई है, क्योंकि 20 जुलाई की घटना पर आप 21 जुलाई को नहीं, 22 जुलाई को नहीं, 23 जुलाई को नहीं, 24 जुलाई को कोई किसी दिन तो भाषण कर सकते थे, किसी दिन अपनी बात कह सकते थे, अपना बयान दे सकते थे। 2-4 दिन तो आप कह सकते थे कि हम इकट्ठा कर रहे थे सारी इंफॉर्मेशन। बहुत सारे जो मामले उठाए थे अपोजिशन ने, छात्रों ने, युवाओं ने, जैन जी ने, हम तमाम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे थे ताकि हम जब भी संसद में कहें तो बिल्कुल बात एक्यूरेट आवे। इसी तरह आप ये भी कह सकते थे, चूंकि आपने इसमें जोड़ दिया है अयोध्या का मसला भी, जो चंदा चोरी का है, उस पर भी हम बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठा कर रहे थे, इसलिए देर हुई। लेकिन आप इतना दिन लग गया, 21 दिन 22 दिन जो लगा, मैं समझता हूं कि वो सबसे बड़ी कोताही है जो हमने अब तक देखा है पार्लियामेंट में इस तरह के किसी मामले में सरकार के बयान को दर्ज करने का। जब भी कोई बड़ी घटना, कोई ऐसा घटनाक्रम या कोई डेवलपमेंट होता है और पार्लियामेंट सेशन में अगर होती है तो तत्काल हो सकता है उसी दिन या एक दिन बाद या 2 दिन के बाद जो मिनिस्टर कंसर्न होता है डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री का या देश के प्रधानमंत्री या जिसको डिप्यूट किया जाता है सरकार की तरफ से, वो बाकायदे ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करता है। और कई बार ऐसा होता है कि बयान के बाद बहस भी, चर्चा भी हो जाती है और चर्चा का फिर मंत्री जवाब देता है। उसके बहुत सारे तौर तरीके हैं। कई बार रूल 193 के तहत अल्पकालिक चर्चा हो जाती है, कई बार 197 के तहत ध्यानाकर्षण हो सकता है, कई बार कार्यस्थगन प्रस्ताव हो सकता है 56 के तहत, या स्पीकर और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है जिसमें हर दल के लोग बैठते हैं, प्रमुख दलों के, उसमें तय हो जाता है। लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। तो जब आप इतने दिन तक 20 जुलाई के उस लाठीचार्ज पर, उस अत्याचार पर, उस दमन के पूरे के पूरे तौर तरीके पर, जिसमें पैलेट गन तक चली, पहले आपने सरकार ने कहा पैलेट गन नहीं चली हैं, फिर उन्होंने मान लिया कि हाँ पैलेट गन चली हैं। तो इन सारे मसलों पर जो बयान आ जाना चाहिए था उसमें जो कोताही की गई, और सबसे बड़ी बात है कि उस घटना के बाद से प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री दोनों ने सदन में आना ही लगभग बंद कर दिया। हाल के दिनों में अब तक जब से संसद चल रही है तब से केवल एक ऐसा बिल पास हुआ है दोस्तों, भारतीय राष्ट्र राज्य का, जो सच पूछा जाए तो डिस्कशन के बाद पास हुआ है। एक बिल केवल, और बिल पास हुए हैं लेकिन वो ध्वनिमत से पास हो गए बिना किसी चर्चा के। उसका कोई बहुत ज्यादा पार्लियामेंट्री सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर चर्चा नहीं होती है सदन में, संशोधन प्रपोज नहीं किया जाता या उस पर कोई सहमति नहीं बन पाती है, तो डेमोक्रेसी में ऐसे बिल पास करने का तौर तरीका क्या है? फिर तो राजमहल में बैठकर कोई बिल पास कर सकता है। पार्लियामेंट्री जो कल्चर है बिल पास कराने की, कानून बनाने की, एक डिस्कशन के साथ इस सेशन में सिर्फ एक बिल पास हुआ है और उस बिल में
क्या प्रावधान था, किस मुद्दे पर था, ये 29 और 30 जुलाई को उसमें चर्चा हुई दोस्तों। और वो था बिल कि पब्लिक एग्जाम अनफेयर मींस प्रिवेंशन बिल। इस बिल पर जब चर्चा चल रही थी तब भी देश के प्राइम मिनिस्टर, और जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला था, ये नकल से जुड़ा मामला था, ये जो और ज्यादा जो पब्लिक का एग्जाम सिस्टम है उसमें अनफेयर मींस जितने भी हैं, ये नीट से जुड़ा हुआ मामला था, इस पर बिल पास हो रहा था, सरकार का बिल, सरकार ने प्रपोज किया था बिल, कोई प्राइवेट मेंबर बिल नहीं था। लेकिन उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, गृह मंत्री नहीं थे सदन में। क्यों नहीं थे? यह सवाल उठाया विपक्ष के एक नेता ने, और महत्वपूर्ण नेता ने उठाया, लोकसभा के सदस्य केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस के। और उस पर जो बयान आया सरकार की तरफ से कि ये तो मिनिस्टर कंसर्न का मामला है, कोई जरूरी नहीं है कि जो ऊपर के लोग हैं, टॉप लोग हैं, वो हमेशा सदन में रहें ही, जो एक ट्रेडिशनल एक तरह का इस सरकार की तरफ से जो बयानबाजी होती है उसमें ये आमतौर पे कह दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर सदन में 10-10 दिन नहीं आवे, 15-15 दिन आवे, तो भी उसको डिफेंड कर दिया जाता है। आमतौर पर ऐसा कभी देखा नहीं गया। जिस मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, उनको सदन में हमेशा उपस्थित देखा जाता था, हमेशा। उम्र के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बहुत वो उम्रदराज थे, लेकिन हमेशा सदन में रहते थे। देश के तमाम प्राइम मिनिस्टर्स को हम लोगों ने देखा है, हम तो आज से नहीं देख रहे हैं, हम वाजपेयी जी को भी देख रहे हैं, वो भी हमेशा रहते थे सदन में मौजूद, आमतौर पर जब भी कोई महत्वपूर्ण मामला आता था। लेकिन मौजूदा जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, उनकी एक अजीब फितरत है कि वो सदन में जब इच्छा होती है तो रहते हैं, नहीं तो नहीं रहते हैं। कई बार तो लंबी यात्राएं शुरू हो जाती हैं बड़े नेताओं की जब पार्लियामेंट सेशन में होती है, ऐसा पहले नहीं होता था, आमतौर पे नहीं होता था। तो ये देखा गया है कि ये जो पूरा का पूरा मामला जो सरकार और विपक्ष के बीच उलझ गया, और जो सरकार की बहुत बड़ी नाकामी के रूप में ही भारत के पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में दर्ज हो चुका है, उसको आप हटा नहीं सकते चैप्टर को। वो इसीलिए कि इस पर समय रहते बयान नहीं हुआ, सदन में बयान सरकार ने क्यों नहीं दिया, किस बात का उसको गिला था, क्या परेशानी थी, क्या जेएनजी से घबराहट थी? सच यही है कि इस देश के बच्चों ने, युवाओं ने, किशोरों ने, और आमतौर पे जिसको जेएनजी कहते हैं, 97 से 2012 के बीच जिनकी पैदाइश हुई है, उन लोगों के कारण सरकार डर गई थी। और इन किशोरों, इन युवाओं ने भारत में गवर्नेंस के मुद्दे पर जो सवाल उठाए, और जिस तरह से उन्होंने अपने प्रतिरोध को, अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया, और पूरे देश में जिसकी अनुगूंज उठी, जंतर मंतर पर जो बात उठी, जो आवाज उठी, वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर जगह उसकी आवाज सुनी गई, और अरुणाचल तक प्रोटेस्ट हुए हैं, और मुंबई में तो हुआ ही, कहां नहीं हुआ, गुजरात भी अछूता नहीं रहा। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि यह सरकार बच्चों से हार गई, यह सरकार युवाओं से हार गई, जेएनजी से हार गई। विपक्ष ने नहीं हराया इस सरकार को, जेएनजी ने हराया है। विपक्ष तो केवल एक उसका ध्वजवाहक बन गया पार्लियामेंट के अंदर। और सच पूछा जाए तो विपक्ष ने जेएनजी के सेंटिमेंट्स को, उनकी संघर्षशीलता को सैल्यूट किया एक तरह से कि हां, आपने जो लड़ाई जमीन पर लड़ी है, सदन के बाहर लड़ी है, हम उसको सदन में जारी रखेंगे। और इसके लिए राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, और तृणमूल कांग्रेस के जो ममता बनर्जी कैंप के नेता हैं उनको, लेफ्ट पार्टी के लोगों को निश्चित रूप से उनको श्रेय देना पड़ेगा कि उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। सरकार की तरफ से बहुत दबाव डाले गए होंगे, धमकियां भी दी गई होंगी बहुत सारे। आप जानते हैं हमारी सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो कैसे लोगों को उलझाती है, पटाती है, डराती है, ये सब राहुल गांधी अक्सर बोलते रहते हैं। तो उस मुद्दे पर सरकार अगर डर गई तो वो केवल किशोरों से, युवाओं से, और मुझे लगता है उसका पीछा ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। कोशिश की गई थी कि शायद झारखंड में कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बाद सदन में बयान देना आसान एक रास्ता बन जाएगा उसका, लेकिन वो भी नहीं हुआ। झारखंड ने बहुत तरीके से सुलझा लिया मसले को। झारखंड की सरकार ने विवेक का पालन किया, विवेक लगाया, और भड़काने की कोशिश तमाम हुई।
विस्फोटक माहौल पैदा करने की कोशिश की गई और उन लोगों के द्वारा की गई जो ये चाहते थे कि झारखंड की बदनामी इतनी ज्यादा हो जाए कि लोग 20 जुलाई के घटनाक्रम को भूल जाएं, पैलेट गन चलाए जाने जैसे क्राइम को भूल जाएं। बिल्कुल ये क्राइम है। अपने देश के लोगों पर अगर आप पैलेट गन चला रहे हैं तो ये किस तरह का, ये क्या मनुष्यता के खिलाफ अपराध नहीं है? यूनाइटेड नेशन तक ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश यही थी, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं हुआ। कुछ चीजें जरूर हुई जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल सब कुछ अच्छे ढंग से बीत गया। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से विधानसभा में घुसने की कोशिश करते हुए छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। वो भी ना होता और छात्र उस तरह का उपद्रव वहां न किए होते कि हम हाउस के अंदर घुस जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि वो नौबत भी नहीं पैदा होती। मैं नहीं मानता, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब ये भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन सवाल इस बात का है कि कौन ऐसी सरकार होगी किसी डेमोक्रेसी में, किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में, जो सदन के अंदर किसी भी समूह को घुसने का मौका दे देगी। आप हाउस चल रहा है और वहां घुस जाएं, लोगों को आप पता नहीं क्या कोई कर ले गुस्से में, और पता नहीं वो कौन लोग हैं, वे आंदोलनकारी हैं या आंदोलनकारियों के हुजूम में घुसे हुए कुछ अराजक तत्व हैं, लंपट हैं, सिरफिरे लोग हैं, कौन जाने। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है दोस्तों, सरकार वाकई बहुत बुरी स्थिति में आ गई और उसकी नाकामी उसके सर पर मंडराने लगी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पहली दफा गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जाकर नहीं, आमतौर पे जब सेशन चलता है तो कोई भी बयान कोई भी मिनिस्टर देता है तो सदन में देता है, लेकिन देश के गृह मंत्री बहुत पावरफुल गृह मंत्री माने जाते हैं और माना यह जाता है कि इस सरकार में दो सबसे जो ताकतवर लोग हैं उसमें प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री हैं, और नेचुरली गृह मंत्री बहुत ताकतवर व्यक्ति होता है देश का। लेकिन इतने ताकतवर गृह मंत्री को टेलीविजन पर बयान जारी करना पड़ा, वो सदन में नहीं गए ये कहने के लिए। और उन्होंने जो कहा, गृह मंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि भाई संसद भवन में हम अपना वक्तव्य देने को तैयार हैं, हम चाहते हैं कि 2 बजे विपक्ष के नेता जाकर स्पीकर को दे दें अपना पत्र और 3 बजे आज से ही इस पर चर्चा शुरू हो जाए और कल 3 बजे हम उस पर बयान दे देंगे। चर्चा आप लगातार चलाइए। अब ये जो चर्चा का फॉर्मेट है वो स्वयं गृह मंत्री ने अपनी ओर से प्रस्तावित कर दिया। न तो पहले किसी मीटिंग में डिस्कस हुआ, न तो कोई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हुआ, न तो स्पीकर और विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच जो होती है मीटिंगें, कुछ नहीं ऐसा हुआ। स्वयं गृह मंत्री ने बयान दे दिया ताकि जनता के बीच उनकी बात चली जाए कि वो 20 तारीख की घटित घटना, 20 तारीख को जो घटना घटी उस पर 12 तारीख को आज कहने को तैयार हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उनके बयान के खत्म होने के तत्काल बाद, कुछ ही मिनट के बाद, आई थिंक राहुल गांधी भी अवतरित हो गए टेलीविजन पर, और राहुल गांधी विपक्ष के नेता ने कहा कि वो चर्चा नहीं चाहते, वो बहस नहीं चाहते, वो भाषण आपका नहीं सुनना चाहते, वो जवाब चाहते हैं। और जवाब किस मुद्दे पर? 20 जुलाई के दमन पर, जो एट्रोसिटीज हुई छात्रों पर, युवाओं पर, लड़कियों पर, उसका जवाब चाहते हैं। और दूसरा अयोध्या के मसले पर, जो चंदा चोरी का मामला है, उस पर। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का कहना था कि वो लंबा भाषण, लंबा डिस्कशन नहीं इस पर चाहते हैं, वो जवाब चाहते हैं। और इसके बाद उन्होंने गृह मंत्री के प्रपोजल, जो लंबी चर्चा का था आज से लेकर कल तक के बीच, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मामला खत्म। मैं समझता हूं कि यह भी विपक्ष की नहीं, सत्ता पक्ष की नाकामी है। अगर यही कराना था तो आप 12 तारीख को क्यों, आप 25 तारीख को किए होते, 24 को किए होते, 20 के बाद 22 को किए होते, 23 को किए होते। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में सारा डिस्कस कर लिया होता आपने पार्लियामेंट की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हाउस जब
सेशन जब खत्म हो रहा है 13 तारीख को, उसके कुछ घंटे पहले आप 12 तारीख को ये बात कह रहे हैं कि हम तो चर्चा कराएंगे। इसके पहले अगर सदन में किरण रिजिजू साहब ने या अन्य किसी ने इस तरह की बात की तो उनको भी पूरा फॉर्मेट देना चाहिए था, विपक्ष को कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए था। 20 जुलाई की घटना के बाद ऐसा नहीं है कि विपक्ष कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा सकता था उसको। अगर कॉन्फिडेंस में विपक्ष को नहीं लिया जा सकता था तो फिर 29 और 30 जुलाई को जो बिल पास हुआ पक्ष और विपक्ष की चर्चा के बाद, अनफेयर मीन्स वाला बिल, वो कैसे पास हो गया? उस समय तो मौजूद थे सारे विपक्ष के बड़े नेता, स्वयं प्रधानमंत्री नहीं थे, गृह मंत्री नहीं थे। तो इसलिए मेरा या किसी का भी, कोई भी जो पार्लियामेंट को कवर करने वाला जर्नलिस्ट है जिसने लंबे समय तक पार्लियामेंट कवर किया है, वो ये नहीं कहेगा कि इस पर कंसेंसस अगर नहीं बनी तो इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। मैं समझता हूं दोस्तों, हाल के वर्षों में सत्ता पक्ष की यह सबसे बड़ी नाकामी है कि 2 बड़ी घटनाएं देश में घटित हुई जिनको लेकर सत्ता पक्ष से जुड़े संगठन, सरकारी या सरकारी एजेंसियां, उन पर पूरे देश में गंभीर सवाल उठे और उन गंभीर सवालों पर विपक्ष जब मांग कर रहा था कि सदन में आकर सरकार जवाब दे, तो सरकार जवाब देने से बचती रही। और बिल्कुल सदन जब आखिरी अपने चरण में है, जब मानसून सत्र का समापन हो रहा है 13 तारीख को, उसके कुछ ही घंटे पहले कहा जा रहा है कि हम अब तैयार हैं, हम अब भाषण देंगे, तो उसको रिफ्यूज कर दिया। और राहुल गांधी ने जो बात कही है उसको भी समझने की है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हम स्पेसिफिक जवाब चाहते हैं, और वो बार बार कह रहे हैं जंतर मंतर पर पुलिस एक्शन, राम टेम्पल में चंदा चोरी, इन चीजों पर वो चाहते हैं। हम भाषण उनका नहीं सुनने के लिए, हम जवाब चाहते हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं, जो उनका कहना था कि जो युवा चाहते थे उनसे वही हम चाहते हैं, हम युवाओं की बात रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो एक बार नहीं, कई बार राहुल गांधी ये बात कह चुके हैं। दोस्तों, जब कहा गया कि गृह मंत्री जी पहले आते थे सदन में, नहीं कभी हाल के दिनों में, तो अमित शाह जी के मुंह से निकला क्या? वो मैं कोट कर रहा हूं, हम तो रोज आते थे सदन में, हम तो रोज आते थे संसद भवन, सदन में हो हल्ला था इसलिए हमारे मंत्री तो वहां थे ही, हम नहीं आए। फिर वो कहते हैं कि संसद भवन के अंदर विपक्ष चलने ही नहीं दे रहा था हाउस को, तो कोई जाकर वहां क्या करेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई जाकर वहां क्या करेगा, ये कहना गृह मंत्री का, मैं समझता हूं कि संसदीय जो संस्कृति है अपने देश में, और संसद में जिस तरह का तौर तरीका अपनाया जाता है सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से, ये उससे बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल अलग है। फिर किरण रिजिजू वहां क्यों है? अगर कुछ नहीं हो रहा है सदन में तो रिजिजू साहब क्यों वहां है? अन्य मंत्री, अन्य सदस्य क्यों हैं? आपने व्हिप क्यों जारी किया है अपने मेंबरान के लिए? हाउस में जाना तो जरूरी है, हाउस भले ही एडजर्न हो जाए, हाउस में भले ही शोर शराबा हो, लेकिन मंत्री 20-20 दिन तक ना आए, 15-15 दिन तक मंत्री ना आए, और वो भी टॉप, ये तो कभी देखा नहीं गया था। और जहां तक किरण रिजिजू साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि विपक्ष, ऐसा विपक्ष उन्होंने कभी देखा नहीं। उन्होंने कई सालों का इतिहास बता दिया कि इतने सालों में कभी विपक्ष ऐसा नहीं देखा। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि किरण रिजिजू साहब ने संसदीय जो कामकाज है, विधानमंडल का हो या पार्लियामेंट का हो, उसको कितने वर्षों तक उन्होंने स्वयं ऑब्जर्व किया या स्वयं उसका हिस्सा रहे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि करीब 39 साल मैंने भी विधानसभा या संसद की कार्रवाई को नजदीक से देखा है, लंबे समय तक कवर किया है बैठकर वहां, और अब भी कोशिश यही करते हैं कि अगर हाउस चल रहा हो तो मैं संसद टीवी पर सामने बैठा रहूं और देखता रहूं कि क्या हो रहा है। और मैं अपने 38-39 सालों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो उसने न जाने कितने समय तक विपक्ष की सरकार जो आज विपक्ष है उसकी सरकारों को न जाने कितनी बार डिसरप्ट किया,
कितने कितने दिन तक सदन को चलने नहीं दिया, लगातार वॉकआउट होते रहे, लगातार सदन की कार्रवाई डिसरप्ट होती रही। इसलिए किरण रिजिजू साहब का यह कहना कि इस तरह का विपक्ष कभी उनको मिला ही नहीं जो सदन को डिसरप्ट कराता रहा, ये सही नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गलत बयानी है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सही बयान नहीं है। और दोस्तों, मैं याद दिला दूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, पीछे नहीं जाऊंगा। 2010 में क्या हुआ था किरण रिजिजू साहब? 2010 में किसकी सरकार थी और कौन विपक्ष में था और कितने दिन तक सदन में वॉकआउट होते रहे? और 2012 में क्या हुआ? 2012 में तो बिल्कुल नजदीक है, 2014 में आपकी सरकार आई। 2012 में आप क्या कर रहे थे? कोयला ब्लॉक वाला मामला, उस पर कितने दिन तक सदन को डिसरप्ट किया गया था? कुछ याद है? तो इसलिए ये सब कहना दोस्तों ठीक नहीं है। बिल्कुल आखिर में चलते चलते दोस्तों ये मैं कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी, गृह मंत्री जो देश के हैं, वो उनका ये दर्द आज दिखाई दे रहा था। वो बार बार कह रहे थे कि लापता कहा जा रहा है गृह मंत्री को, ये सब भाग गए, भगोड़े हैं। ये भाषा उचित नहीं है, ये बिल्कुल संसदीय भाषा नहीं हो सकती, मैं मानता हूं। लेकिन ये दो तरफा होता है। जैसी कल्चर स्थापित करेंगे एक दल, दूसरे दल भी उसी तरह की रिपीट करते हैं, नकल करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर भी सहमति बनानी चाहिए पक्ष और विपक्ष को। मैं मानता हूं कि इस तरह के शब्दों का उपयोग ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। पत्तियां लेकर जाना, जो पोस्टर लेकर जाना सदन में, ये सब भी ठीक नहीं है। लेकिन शुरुआत कहां से होती है और अंत कहां से होता है? ये सब मिल बैठ करके कल्चर बनाई जाती है, तौर तरीका अख्तियार किया जाता है कि भाई कौन क्या नहीं करेगा और कौन क्या करेगा। लेकिन आप अपने मेंबरान्स को, जो सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी पर और दिवंगत नेताओं पर, कांग्रेस के मनमोहन सिंह हो चाहे दूसरे नेता हो, नेहरू पर, यहां तक कि देश के पहले प्रधानमंत्री जो न जाने कितने वर्ष पहले दिवंगत हुए, उन पर सदन के अंदर क्या क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, क्या कभी उनको रोकने की कोशिश की है इस देश के बड़े नेताओं ने जो सत्ता पक्ष के हैं? तो जो जिस तरह की आपने फसल उगाई है, आज वो हालात इस तरह हैं कि वो चारों तरफ उस तरह की फसल उगाई है। तो दोस्तों, ये हालात आज थे। निश्चित रूप से आज राहुल गांधी और अमित शाह जी के बीच बयानों का जो वार प्रतिवार हुआ, उसमें सरकार कहीं ना कहीं कमजोर अपने स्टैंड पर साफ साफ दिखाई दे रही थी कि उसका पक्ष बहुत कमजोर है कि इतने दिनों तक क्या करती रही सरकार, और अब जब कह रही है तो उसका फॉर्मेट क्यों नहीं तलाश रही है कि भाई किस तरह की बात हो, केवल जवाब हो या जवाब पर चर्चा भी होगी। चर्चा मतलब विपक्ष भी जो सवाल जो उठाएगा उसका जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैं कहना चाहता था। और डीलिमिटेशन बिल को लेकर बिल्कुल आखिरी बात, पता नहीं क्यों ये मामला भी अब खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। एक दिन ही बचा है, सरकार क्या क्या करेगी। और अब डीएमके ने भी साफ कर दिया है, पूरा तमिलनाडु यूनानिमस एकदम व्यू के साथ है कि 27 साल इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। शरद पवार की पार्टी हो, टीएमसी, खासकर ममता बनर्जी की टीएमसी, कोई इसके पक्ष में नहीं है। तो देखना होगा दोस्तों कि कल क्या होता है। बिल्कुल आखिरी दिन कल जरूर नजर रखनी चाहिए, लेकिन आज का दिन निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के लिए बहुत निराशाजनक, नाकामी का दिन रहा। वो चाहती, पहले से कोशिश की होती सरकार, तो शायद विपक्ष और उसके बीच कुछ पुल बन सकता था। लेकिन पुल बनाने की कोशिश ही नहीं की गई, ईमानदार कोशिश नहीं की गई, सिर्फ बयानों में एक दूसरे को कोसा जाता रहा, लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव, कन्विंसिंग प्रयास नहीं हुआ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। और आखिर में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों को भी कहिए अपने कि वे भी सब्सक्राइब करें।